तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का सेट 1 लगाएंगे। इससे पहले हमारा फिजिक्स का सेट 1 हुआ था, जिसमें हम लोग फिजिक्स का 16 को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे 2 नंबर का। ठीक, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 लगाएंगे, जिसमें टोटल 16 को प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है? 2 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, या तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है या तो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, मॉडल पेपर से लिया गया है। हम लोग देखिए, ये हम लोगों का कौन सा सीरीज है, तो हम लोगों का डमरू सीरीज चल रहा है। ठीक, डमरू सीरीज में हम लोग 2 नंबर का सभी प्रश्न का खाता क्लियर कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग फिजिक्स का 16 को प्रश्न देख लिए थे सेट 1 में। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 देखेंगे, जिसमें 16 को प्रश्न होगा 2 नंबर का। ठीक, टोटल हर सब्जेक्ट में हम लोग 5-5 सेट देखेंगे, यानी कि हर सेट में 16 क्वेश्चन होगा। 5-5 सेट देखेंगे, हर सेट में 16 क्वेश्चन होगा, यानी कि 16-5 16 80, टोटल 80 प्रश्न देखेंगे हम लोग हर सब्जेक्ट का। टोटल सब्जेक्ट हमारा कितना है? 10 गो सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मिलाकर टोटल 10 सब्जेक्ट बनता है। सभी सब्जेक्ट का हम लोग 80-80 को प्रश्न देखेंगे। अगर आज तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, या फिर मतलब कुछ पढ़े हैं, कुछ भी याद नहीं है ना, तो आप लोग इस सीरीज में जुड़ जाइए। सीरीज में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक मिशन 10 टॉपर करके आपका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक, उसी में सारा मटेरियल आपको मिलेगा, नोट्स वगैरह सब चीज़ वहीं पे मिलेगा। हम लोग इससे पहले मात्र केमिस्ट्री फिजिक्स का सेट 1 हो चुका है। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 लगा रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ। आप लोग फटाफट इस सीरीज में जुड़ जाइए। सीरीज बिल्कुल फ्री है। ठीक, बिल्कुल क्या है, फ्री है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपका नोट्स भी मिलेगा इसी प्रकार का, जो अभी नोट्स आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही मिलेगा। और सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ढेर सारा प्रश्न है। और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज जैसे चलता है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव का भी आपके पास जाए। और उसके बाद हम लोग परीक्षा के नज़दीक आने के बाद हम लोग 5 नंबर का भी प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 नंबर का इलाज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव का संडे इलाज होता है, यानी कि कल संडे है, कल आपका ऑब्जेक्टिव का इलाज होगा केमिस्ट्री का। इससे पहले फिजिक्स का हो चुका है। पूरा फिजिक्स का जितना भी चैप्टर बनता है ना, हम लोग 1 शॉट देखते हैं, जिसमें हम लोग टोटल चैप्टर जैसे फिजिक्स में 6 चैप्टर था, 6 चैप्टर का प्रश्न देख लिए थे। वैसे ही अब हम लोग केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का प्रश्न जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है हम लोग कल देखेंगे। संडे का संडे आपका ऑब्जेक्टिव चलता है, और बाकी दिन आपका ये 2 नंबर वाला डमरू सीरीज चलता है। ठीक, इससे पहले फिजिक्स का सेट 1 हो चुका है। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 देखेंगे। हर सेट में 16 क्वेश्चन रहेगा। टोटल हम लोग 55 सेट देखेंगे सब चीज़ का। ठीक, चलिए, हम लोग इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त क्लास 10 में, ताकि सभी को इसका लाभ हो, सभी लोग आराम से सेट प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक, अब डमरू सीरीज में जुड़ पाएँ, बिल्कुल फ्री है। ठीक, तो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए, पहला प्रश्न है, किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। ठीक, किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें, तो लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 विलयन मिलाने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ यानी अवक्षेप बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को मिलाने पर एक अवक्षेप बनता है। ठीक, ठोस पदार्थ के रूप में अवक्षेप बनता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण जरूर लिखना चाहिए। ठीक, जितना भी 2 नंबर का प्रश्न रहेगा ना आपका, कि अवक्षेपण अभिक्रिया लिखें, संयोजन अभिक्रिया लिखें, वियोजन अभिक्रिया लिखें, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखें, कोई भी अभिक्रिया लिखने के लिए कहेगा ना, तो नीचे कम से कम एक को जरूर उदाहरण लिखिएगा। अगर उदाहरण नहीं लिखेगा ना, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें जब पूछा गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें, तो यहाँ पर लिख देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा, इससे 1 नंबर मिलेगा, और उदाहरण से 1 नंबर मिलता है, टोटल 2 नंबर मिलता है। ठीक, उदाहरण लिखेंगे, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में मिलता है। ठीक, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक, इसका रिएक्शन इस प्रकार से लिख दीजिएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया करके बनाएगा BaSO4, जो कि अवक्षेप बनेगा। यही अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, प्लस NaCl2। ठीक, यह अवक्षेप बनता है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये मत लिखिएगा, सिर्फ ये अभिक्रिया भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक, लिख दीजिएगा इस प्रकार से कि अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। पहले परिभाषा लिख दीजिएगा इस प्रकार से कि जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर नीचे ये वो उदाहरण लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख के नीचे लिख दीजिएगा BaCl2 अभिक्रिया करेगा Na2SO4 से, बनाएगा BaSO4 जो कि अवक्षेप बनेगा, नीचे बैठ जाएगा, और फिर 2NaCl।
ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर इसका मिलेगा और 1 नंबर इस उदाहरण का मिलेगा। टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न ऐसे ही लिए आए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका मॉडल पेपर में पूछा गया है। आप लोग 2024 का मॉडल पेपर में भी ये सब प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। कह रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो लिखेंगे हम लोग इसका आंसर कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। यह जो आयोडीन युक्त नमक होती है थायराइड ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए आवश्यक है, ठीक, और मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसी के कारण हमारा क्या होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, लेकिन जब हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो आयोडीन की कमी पूरा हो जाती है, तो हमें घेंघा रोग नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं कहते हैं आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह देते हैं। किस लिए देते हैं, क्योंकि आयोडीन खाने से हमें घेंघा रोग नहीं होगा और इससे मानसिक विकास भी होगा और थायराइड ग्रंथि भी सही से कार्य करेगा, ठीक। इस प्रकार से लिख दीजिएगा इसका प्रश्न का आंसर, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर 2/2 मिल जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 के बाद 3 होगा, ठीक। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है मुख के उदर में स्रावित होने वाला HCl अम्ल का कार्य पद्धति का वर्णन करें, ठीक। जो पेट, मुख का उदर मतलब क्या होता है जानते हैं, पेट होता है, ठीक। मुख के उदर यानी कि पेट में स्रावित होने वाला, पेट मतलब आमाशय को हम लोग पेट कहते हैं। अमाशय में स्रावित होने वाले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें, ठीक। तो जो HCl अम्ल का अमाशय में स्राव होता है उसका कार्य पद्धति क्या है। तो पहला तो इसका हो जाएगा, लिखिएगा उदर में स्रावित HCl अम्ल का निम्नलिखित कार्य है। पहला, भोजन को पचने के लिए अनुकूल अम्लीय वातावरण तैयार करता है। HCl अम्ल के कारण ही जो हमारा पेट है, आमाशय में अम्लीय वातावरण तैयार होता है, जिसके कारण भोजन पचता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। पेप्सिन होता है किसका पाचन करता है, इससे पहले हम बताते हैं। एगो लाइपेज होता है, ठीक। लाइपेज हमारा वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। अब पेप्सिन किसका पाचन करता है, आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का करता है, ठीक। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है। और पेप्सिन किसका करता है पाचन, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। तो वही ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके, ठीक। अगला, भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारता है, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया हमारे पेट में चला जाता है खाना की सहायता से, तो उसको मारने का काम कौन करता है, HCl अम्ल ही करता है, ठीक। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, 3 गो पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर से बता देते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन, मुख के उदर में स्रावित होने वाला HCl अम्ल का कार्य पद्धति क्या है। तो लिखिएगा मुख के उदर में स्रावित होने वाले HCl का कार्य का पद्धति निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा कि भोजन को पचने के लिए अनुकूल अम्लीय वातावरण तैयार करता है, ठीक। दूसरा हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। तीसरा हो जाएगा भोजन में उपस्थित रोगाणुओं, वायरस, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक। चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4था नंबर प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें, ठीक। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या लिखना है, अंतर लिखेंगे। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है, ठीक। तो लिखेंगे पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें केवल एकल बंधन होता है, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंधन होता है, जैसे में मीथेन हो गया, ठीक। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें यौगिक में दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं। इसमें दोहरे बंधन या फिर तीसरा बंधन होता है, जैसे में एथीन और एथाइन, ठीक। कैसे समझिए, असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें एकल बंधन होता है, जैसे देखिए C हो गया, इसका एक CH4 मीथेन, देखिए इसका H इसका एका कोई, देखिए जो लाइन है ना, एगो है, चारों तरफ से इसका घेर लिया हाइड्रोजन से, तो इसको क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, ठीक। इसका कार्बन के एगो है तो इसका C लिखेंगे। हाइड्रोजन के एगो है, 1 2 3 4 गो हाइड्रोजन, तो CH4, ठीक। CH4 क्या है, मीथेन है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्यों, क्योंकि इसमें एक अबंध होता है, एगो लकीरवा दिख रहा है ना, एगो है, ठीक। और असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें दो लकीर होता है, जैसे देखिए एथीन हो गया, एग्जाम्पल के रूप में एथीन, दो लकीर मतलब दोहरा बंधन या फिर 3 को लकीर, तीसरा बंधन होता है, जैसे देखिए CCC, ठीक। अब इसमें लगा देंगे हम लोग H, इधर लगा देंगे H, इधर लगा देंगे H,
ठीक, इधर लगा देंगे H। तो ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा एथीन। इसमें कार्बन के गो है 2 गो है, C2 हो जाएगा, और H के गो है 4 गो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 गो है। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो मिल रहा है, यहाँ पे 2 गो बंधन है, लकीरवा 2 गो है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसको एथीन कहा जाता है। एक होता है एथाइन, जिसमें 3 गो रहेगा आवाज, इस प्रकार से उसे कहते हैं एथाइन। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, तो दोनों में अंतर समझिए। संतृप्त होता है जिसमें केवल एक बंधन होता है, जैसे में मीथेन, और असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें दुई आबंध या फिर त्रिक आबंध होते हैं, यानी कि दोहरे बंधन या फिर तिहरे बंधन होते हैं, जैसे में एथीन और एथाइन। एथीन का होता है C2H4 और एथाइन का होता है C2H2। ठीक, याद रखिएगा, इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, टोटल कितना मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 2 नंबर का प्रश्न था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। एक ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी देना है। ऐसा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे रहा है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक, ऊष्माक्षेपी का। तो लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि 2 को मिलकर एक का निर्माण कर रहे थे। क्या हो गया, संयोजन हो गया, प्लस में उसमें ऊष्मा भी निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी भी हो गया। तो यह पूछा गया था कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें एवं एक ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो लिख दीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुण वाला भी हो सकता है, समान गुण वाला भी हो सकता है। ठीक, एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, माने अलग गुण वाला, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर नीचे लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, CaOH बनाता है, और प्लस में ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्माक्षेपी हो गया। अगर सिर्फ पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, तो बस इसका परिभाषा लिख दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और नीचे लिखिएगा उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ऊष्मा नहीं लिखिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऊष्माक्षेपी भी पूछ लिया था, इसलिए हमें ऊष्मा दर्शाना पड़ा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखना पड़ा। ठीक, अगर ऊष्माक्षेपी नहीं पूछा जाए, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, तो यहाँ पे 1 नंबर इसका परिभाषा का मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा उदाहरण का, यानी टोटल 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है, तो लिखेंगे, ड्रिप सिंचाई एक ऐसी विधि है जिसमें जल पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कैसी है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जल जो होता है, पानी केवल और केवल पौधों को जड़ों तक धीरे धीरे टपकता है। हम लोग जब खेत में धान पटाते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार से खेत होता है, यहाँ पे फसल लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मोटर है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिलीवरी बिछा देते हैं पाइप, यहाँ से पानी छोड़ देते हैं तो इसका पानी बहता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई में ऐसा नहीं होता है। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, देखिए, ड्रिप सिंचाई मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक पौधा है, यहाँ पे मान लीजिए एक पौधा है, इसका जड़ हो गया, दूसरा पौधा ये है, इसका जड़ ये हो गया। ठीक है, तीसरा पौधा ये हो गया, इसका जड़ ये हो गया। तो ड्रिप सिंचाई में क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक एक पंप लगा देगा और यहाँ पर खाली जड़ी सून छेद कर देगा, जड़ी सून छेद, यहाँ पे भी जड़ी सून छेद कर देगा, इसका जड़ तक, तीनों पेड़वा के जड़ तक खाली छेद कर देगा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, तो जड़वा तक खाली बूंदे बूंदे गिरेगा, धीरे धीरे, केवल जड़ तक पानी गिरे और कन्हू पानी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन हम लोग देहात में, हम लोग जो इधर गया जिला के साइड के लोग होंगे, मतलब इधर हम लोग जो होते हैं, हम लोग का तो गया जिला ही है, तो उधर क्या करते हैं कि सीधा पाइप छोड़ देते हैं डिलीवरी, पूरा दहा वहा पूरा धान पड़ जाता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, केवल पौधा के जड़ तक थोड़ा थोड़ा पानी गिराया जाता है। ये सब पद्धति कहाँ अपनाया जाता है, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान जैसे जो डेजर्ट एरिया होता है ना, मरुस्थलीय, वहाँ पे ड्रिप सिंचाई व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो समझ गए, क्या लिखेंगे, ड्रिप सिंचाई एक ऐसी विधि है जिसमें जल पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकता है। यह विधि जल बचाने और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इससे एक और फायदा कि पहला तो जल बचता है, दूसरा फायदा होता है ना कि जो हम पेड़ के जड़ तक केवल गिराते हैं, मान लीजिए कि देखिए
पेड़ के जड़ तक केवल गिराते हैं, जड़ हो गया, ये इसका जड़ हो गया, तो क्या होता है यहाँ केवल जड़ को पानी मिलता है, इसलिए अगल बगल में घास नहीं उगता है। लेकिन जब हम लोग मान लिया जाए खेत है, इसमें पूरा फसल लगा है, यहाँ पे पानी छोड़ देते हैं, खाली डिलीवरी बिछा के यहाँ से पानी गिरते रहता है, तो जहाँ पे पौधा नहीं भी उगा रहता है ना, वहाँ पे भी पानी चल जाता है, वहाँ पे घास निकल जाता है, तो घास को फिर खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है। लेकिन इसमें घास भी नहीं निकलता है, यानी कि उत्पादन भी सुरक्षित रहता है, ठीक, उत्पादकता सुनिश्चित हो जाता है, ठीक, अधिक उत्पादकता होता है, घास नहीं उपजता है इसलिए अधिक उत्पादकता होता है। तो ड्रिप सिंचाई एक अच्छी व्यवस्था है खेती करने का, ठीक, इसमें पानी भी कम लगता है, घास भी नहीं उगता है। लेकिन हम लोग के साइड में जो होता है उसमें क्या होता है, डिलीवरी बिछा देते हैं और पानी पूरा खेत में दहा बहा चला जाता है। तो ये क्या है, गलत व्यवस्था है, ठीक, समझ गए। ड्रिप सिंचाई इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है 8वां नंबर प्रश्न, सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं, ठीक। ये जो 8वां, देखिए 7 से पहले 8 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक, याद रखिएगा। पहले हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखें, उसके बाद हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न ये है, लेकिन पहले हम लोग 8वां PDF में लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पहले 8वां देख लेते हैं। कह रहा है सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। ये भी 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिरका क्या है, अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और इसका उपयोग बोलेंगे तो इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। टोटल कितना मिलेगा, 2 नंबर। कोई काट ही नहीं सकता, कोई भी टीचर देखेगा अरे परिभाषा भी लिख दिया, उपयोग भी बता दिया, तो 2 नंबर तो देना ही पड़ेगा, ठीक। तो लिखेंगे सिरका क्या है, तो लिखेंगे सिरका एक अम्लीय द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल होता है, मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल होता है, C3COOH होता है, ठीक, एसिटिक अम्ल। इसका परिभाषा भी नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लिखेगा सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्लीय द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। और इसका उपयोग क्या क्या होता है, सिरका का उपयोग क्या होता है, तो पहला उपयोग होता है भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, सिरका का उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। फिर कीटाणुनाशक के रूप में होता है, और दूसरा अचार को संरक्षित रखने के लिए, जो हम लोग अचार बनाते हैं, आम का अचार देख लो, आमड़ा का अचार, बरहर का अचार, कई सारा अचार बनता है ना, मार्केट में अचार भी बिकता है। तो अचार को संरक्षित करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में और भोजन के स्वाद बढ़ाने के लिए सिरका का उपयोग होता है, ठीक। सिरका क्या है, तो यह एक अम्लीय द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल आता है। तो समझ गए सिरका के बारे में, ठीक। इसका परिभाषा लिखिएगा, सिरका क्या है, तो यह एक अम्लीय द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल आता है, इसका 1 नंबर मिल जाएगा। उपयोग बता दीजिएगा, तो इसका 1 नंबर, टोटल 2 नंबर। कोई काट ही नहीं सकता, कोई भी एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है कॉपी चेक करने वाला, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, एष्टीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाएं, ठीक। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसका जो एष्टीकरण का परिभाषा, इसका 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण का 1 नंबर मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो इसका लिखेंगे एष्टीकरण वह क्रिया है जिसमें एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर एक एस्टर और जल का निर्माण करते हैं। फिर से समझिए एष्टीकरण क्या है, एष्टीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एल्कोहल यानी कि दारू, एल्कोहल शराब, ठीक, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर एस्टर और जल बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एसिटिक अम्ल मिलता, एल्कोहल मिलता है, अम्ल मिलता है, ठीक। एल्कोहल और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एस्टर बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एष्टीकरण कहते हैं, ठीक। समझ गए एष्टीकरण क्या है। और उदाहरण लिख दीजिएगा, क्योंकि समीकरण द्वारा समझाने, तो समीकरण लिख दीजिएगा। उदाहरण जैसे C3COOH अभिक्रिया करेगा किससे, C2H5OH से, ठीक। यह क्या है, एक अम्ल है, अम्ल अभिक्रिया कर रहा है किससे, दारू से, एल्कोहल से, ठीक, एल्कोहल से। अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। इधर क्या मिल रहा है, एस्टर बन रहा है, CH3COOH C2H5 एस्टर और जल मिल रहा है, ठीक। तो यही तो कहते हैं एष्टीकरण क्या है, जिसमें एक अम्ल और एक एल्कोहल मिलकर एस्टर और जल बनाता है, इसी को कहते हैं एष्टीकरण। एष्टीकरण क्या है, फिर से समझ जाइए, अम्ल और एल्कोहल मिलकर, अम्ल और एल्कोहल, अम्ल और एल्कोहल, अम्ल और एल्कोहल मिलकर एस्टर और जल, एस्टर जल बनाता है, ठीक। अब पहचान कैसे होता है अम्ल का, एल्कोहल का, देखिए एल्कोहल का पहचान होता है ना कि अंतिम में OH रहता है, जिसका भी अंतिम में OH होता है उसको एल्कोहल होता है, ठीक। जिसका में डबल OH होता है ना, डबल OH, उसको कहते हैं अम्ल, और जिसका पहले बीच में केवल डबल O होता है, केवल डबल O, H नहीं लगता है, पहले CH3 बाद में C2H5 रहेगा, बीच में डबल O रहेगा, इसको एस्टर कहते हैं। जल तो पहचानते ही हैं H2O, ठीक। तो समझ गए एष्टीकरण क्या है। इसका उदाहरण लिख देंगे, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, अभिक्रिया करेगा एथेनॉल से C2H5, एथेनॉल यानी एल्कोहल ही है, एथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, एथेनॉल C2H5OH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एथाइल एसीटेट बनाएगा, एथाइल एसीटेट
एसीटेट जो कि क्या है, एक एस्टर है। ठीक, तो CH3COOC2H5, ठीक, CH3COOC2H5 प्लस जल बनाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर आपको ये याद नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो उदाहरण है ये आपको याद करने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम जानते हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। कई बार इसका कम से कम 10 बार लिखिएगा। यही उदाहरण है ना, बिना देखे पहले एक बार ऊपर देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा देखना पड़े, फिर अगला उसको झाँप के फिर नीचे लिखिएगा, फिर झाँप के नीचे लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा। ऐसे अगर 10 बार लिख देंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक, बिना देखे पहला बार तो देखना पड़ेगा, फिर दूसरा बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर तीसरा बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर उसी बिना देखे 10 बार लिख देंगे इसका उदाहरण, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन उदाहरण लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एस्टीकरण समझ गए। एस्टीकरण क्या है, जिसमें अम्ल और एल्कोहल मिलकर एस्टर और जल का निर्माण करता है, उसे एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल का 1 नंबर मिलेगा और इसका जो परिभाषा लिखिएगा उसका 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 2 नंबर। कोई एग्जामिनर काट ही नहीं सकता, कोई भी कॉपी चेक करने वाला 2 नंबर देना ही पड़ेगा। अगर उदाहरण लिख दीजिएगा तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका लिखेंगे आंसर, बेकिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक, जो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है। सोडियम कार्बोनेट अगर गर्म होता है ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, रोटी और केक फूल जाता है। ठीक, तो समझ गए, रोटी और केक बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, जिससे रोटी और केक में झाग बनता है और वह फूल जाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलता है। अब आपसे ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है। जो हमारा रोटी होता है, चपाती जिसको कहते हैं कहीं जगह पे, रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही रोटी फूल जाता है, और केक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि केक भी फूल जाए। ठीक, तो रोटी या केक को फुलाने के लिए ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि गर्म होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी और केक फूल जाता है, उसमें झाग बनता है और वो फूल जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, मेन होता है ना कि आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। आप कितना लिख रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर परिभाषा पूछा है तो उसके साथ उदाहरण लिखना चाहिए। आंसर लिखने का टेक्निक जो है वो सही होना चाहिए, तरीका, आंसर लिखने का तरीका, ठीक, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा तो इससे साफा पता चल रहा है। जैसे ही पढ़ेगा एग्जामिनर दम सीधा मेन पॉइंट लिखा हुआ है तुरंत 2 नंबर देगा, क्योंकि एकदम साफा दम पता चल रहा है कि आंसर लिखा हुआ है। इसको मैं बस इतना ही लिखेगा। अब ज़्यादा उसको ऐसा मत सोचिएगा कि इतना कम लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर है। अब यही इसको घुमा के लिखिएगा तब उसको सटीक आंसर नहीं मिलेगा तो उतना नंबर नहीं दे पाता, 1 नंबर दे के भगा देगा। लेकिन एकदम ऐसा लिखिए एकदम सटीक आंसर, एक बार पढ़े तो उसको एकदम पूरा समझ में आ जाए, एकदम सटीक आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और रोटी फूल जाएगा। बस यही तो है सटीक आंसर। ठीक, अब आगे चलिए। अगला है प्रश्न नंबर 10 कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आंसर लिखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। ठीक, ये भी बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक, मात्र 1 लाइन में ही आंसर दे दीजिएगा, 1-2 लाइन में ही। इससे क्या होगा कि बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा एग्जामिनर को, अब बिल्कुल तुरंत नंबर दे देगा। ठीक, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो लिखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या। ठीक, क्रमांक मतलब संख्या होता है। ठीक, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, यानी कि उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। इसी प्रकार से उसका परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जो पुराना था, आधुनिक है, लेकिन पुराना वाला में क्या होता था कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता था। ठीक, यह भी लिख सकते हैं, यह नियम मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोसले ने दिया था। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया है। ठीक, ये भी लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा।
ठीक, आधुनिक आवर्त नियम हो गया, इतना लिख दीजिएगा। इसका परिभाषा एक नंबर लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मोस्ले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया है। तो 1 नंबर इसका और 1 नंबर मोस्ले वाला का, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। बहुत कम लाइन में आंसर होगा, ज़्यादा गिजिर विजिर नहीं लिखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो लिखेंगे हम लोग, लोहे को जंग लगने से निम्नलिखित तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहला, तेल या ग्रीस लगाकर। लोहे में अगर हम ग्रीस लगा देंगे तो जंग नहीं लगेगा। आप लोग देखते होंगे जब घर पे लोहा आता होगा तो उसमें बैरिंग में, कोई भी गाड़ी होता है ना, गाड़ी में ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल डाला जाता है गाड़ी में, या फिर ठेला होता होगा तो उसमें ग्रीस लगाया जाता है। साइकिल में भी देखते होंगे मोबिल लगाया जाता है, ग्रीस या तेल लगाया जाता है, मोबिल को ही तेल कहते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है तो साइंस है, भागता है दम से के लिए एकदम साइंस है। ठीक, दूसरा हो गया गैल्वेनीकरण करके, यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर, अब उससे जिंक से लेपित कर देंगे। जिंक से लेपित करने से भी लोहा में जंग नहीं लगेगा। मान लीजिए हमारे पास ये लोहा का रॉड है, इसको हमें सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहला क्या तरीका है, इसे चारों तरफ से मोबिल में डुबा देंगे, यानी तेल लगा देंगे, या फिर इस पर ग्रीस लगा देंगे। चारों तरफ से ग्रीस लगा देंगे, इसको चारों तरफ से ग्रीस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, इस पर जिंक का परत, जिंक से पेंट कर देंगे, जिंक ला के इसको पेंट कर देंगे, जिंक का परत चढ़ा देंगे इस पर, जिंक का पतला परत। इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जिंक से लेपित करने, लोहे को जिंक से लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसको किया जाता है, इस कार्य को क्या बोला जाता है, जब इसको गैल्वनाइजेशन, यानी कि जिंक का परत चढ़ाया जा रहा है, गैल्वनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिंक का परत चढ़ाया जा रहा है। और जिंक की परत चढ़ाना को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, अगला है, दूसरा तरीका है कि पेंटिंग या वार्निश करके उसको क्या करेंगे, पेंट चढ़ा देंगे, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर कैसे करके पेंट चढ़ा देंगे। तो पेंट चढ़ा के भी हम लोहे के रॉड को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए इस पर हम लोग पेंट कर देंगे या फिर जिंक का परत चढ़ा देंगे गैल्वेनीकरण करके। फिर अगला होता है स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेंगे, यानी कि ये लोहा हम लोग रखेंगे ना, हम लोग स्टेनलेस स्टील वाला लोहा रखेंगे जिसमें जंग नहीं लगता। जिसमें जैसे आप लोग देखते होंगे ट्रेन का पटरी देखें, ट्रेन का पटरी, उसमें स्टेनलेस स्टील का ही प्रयोग होता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक, याद रखिएगा। इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा पूरी। इतना सारा 4-5 को लिख दीजिएगा तो लोहे को जंग लगने से बचाने का 4-5 को लिख दीजिएगा इस प्रकार से, तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट नहीं है, अभी और प्रश्न है। अभी अगला कह रहा है 12 नंबर प्रश्न कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। तो लिखेंगे संयोजकता यानी वैलेंसी, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता है। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होता है। यानी कि संयोजकता क्या है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने की क्षमता ही क्या है, संयोजकता। जिसका संयोजकता जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही वह अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम का अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को देगा, यानी कि अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता का। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम का 1 होता है, यह दे देता है कि इसको क्लोरीन को दे देता है, तो 1 को दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन क्या बनाता है, NaCl बनाता है, नमक बनाता है। ठीक, इसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 60 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे कहते हैं, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, सोडियम का भी संयोजकता 1 होता है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, तो संयोजकता समझ गए। संयोजकता क्या है, संयोजकता किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता है। और फिर अगला क्या पूछा था कि ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। तो लिखेंगे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है क्योंकि इसके परमाणु के में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होता है। इसको हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, और वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक, अस्टर नियम करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकता है, तो इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैलेंसी मतलब कि संयोजकता, जितना भी 8 को पूरा करने के लिए जो भी या तो देना पड़े या तो लेना पड़े, इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक, आपसे हम पूछते हैं, बताइए तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो रहा है। नाइट्रोजन का, तो आप कहिएगा नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंतिम कक्षा में नाइट्रोजन का होता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो
जाता है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कहिए भैया अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका परमाणु संख्या में से 2 घटा दीजिएगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, 7 में से 2 गया था, 5 बच जाएगा। तो इसका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 को पूरा करने के लिए 3 को चाहिए, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन का कितना चाहिए, ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है कितना, टोटल अंतिम कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो इसका 2 हो जाएगा। वैसे ही फ्लोरीन का देख लीजिए, फ्लोरीन का अंतिम कक्षा में कितना होता है, फ्लोरीन का होता है लगभग 7 होता है, इसको 1 और चाहिए, तो फ्लोरीन का 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका संयोजकता निकाला जाता है। अगर संयोजकता आपको समझ में नहीं आया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस पर हम लोग बोर्ड पे स्पेशल लेक्चर आएंगे, बोर्ड पे आपको बढ़िया से इसको समझाएंगे, संयोजकता A to Z इसका पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देंगे। संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना भी होता है ना, बंधन बनाने की क्षमता, सब बता देंगे बोर्ड पे। कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी घोल की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाते हैं। ठीक, मात्र सीधा साधा एकदम सटीक आंसर लिखिएगा। सूचक क्या है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी घोल की अम्लीयता और क्षारीयता का, कि जो घोल है, मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, ये इस गिलास में जो पानी है, घोल है, ये अम्लीय है या क्षारीय, किससे पता लगाता है, सूचक से पता लगता है। ठीक, तो सूचक वही है जो इस गिलास के अम्लीयता है या क्षारीयता का पता लगाता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे लिटमस होता है, हल्दी, फेनोल्फथलीन, केवल एक ही सूचक का नाम लिखना था, हम 2-3 को लिख दिए। ठीक, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, ये सब क्या होता है, सूचक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 1 नंबर इसका मिल जाएगा, परिभाषा का 1 नंबर इसका, उदाहरण का टोटल कितना मिल जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, अम्ल को विलयन का तनु करने पर H3O+ आयन की सांद्रता कैसे परिवर्तित होती है। अम्ल के विलयन का तनु करने पर H3O+ आयन की सांद्रता कैसे परिवर्तित होती है। तो लिखेंगे, अम्ल को तनु करने पर H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है, परिवर्तित होती है यानी कि कम हो जाती है, क्योंकि पानी के साथ अम्ल का घोल पतला हो जाता है। यदि हम अम्ल का घोल पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है, अम्ल का घोल पतला हो जाता है, इसलिए H3O+ की आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो लिख दीजिएगा। तनु करना मतलब क्या होता है, पानी में मिलाना, तनु करना मतलब होता है पानी में मिलाना। ठीक, तो अम्ल को जब तनु किया जाता है यानी कि पानी में मिलाया जाता है, तो H3O+ आयन की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, परिवर्तन होकर कम हो जाता है। तो क्यों होता है कि क्योंकि पानी में मिलाने पर अम्ल का घोल पतला हो जाता है, गाढ़ा रहता है, जब पतला हो जाता है, इसी कारण H3O+ की आयन की सांद्रता कम हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, परिवर्तन मतलब क्या होता है, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। मान लिया आपके पास 2 रुपये था, आपके पास कहिएगा कि हमारे पास 2 रुपये नहीं, परिवर्तन हो गया उस पैसे में, यानी कि या तो 4 हो गया, बढ़ गया होगा, या तो घट गया होगा, 1 हो गया होगा, या फिर 3 हो गया होगा, या तो बढ़ सकता है तो घट सकता है। परिवर्तन मतलब यही होता है। ठीक, तो पानी में मिलाने पर इसका घोल पतला हो जाता है, यानी कि इसका आयन का सांद्रता घट जाता है, कम हो जाता है, तो इसी को कहते हैं परिवर्तन हो गया उसको सांद्रता में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लिख दीजिएगा, इसका 2 नंबर मिल जाएगा आपको, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, आवर्त सारणी में उदासीन गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। आवर्त सारणी में उदासीन गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। उदासीन गैस मतलब अक्रिय गैस होता है। ठीक, अक्रिय गैस कौन है, आवर्त 18 ग्रुप का जितना भी है ना, 18 समूह का, वो सभी अक्रिय गैस है। ठीक, तो लिखेंगे उदासीन गैस जैसे नियत गैस या निष्क्रिय गैस होती, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। उदासीन गैस निष्क्रिय होती है क्योंकि इनकी बाहरी आवरण में, बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है। इन्हें आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। ठीक, तो पूछा गया था आपसे आवर्त सारणी में उदासीन गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आवर्त सारणी में उदासीन गैसें होती है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके अंतिम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको एक अलग समूह में, समूह नंबर 18 में रखा गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन होता है समूह 18 में, हम आपको बता देते हैं, आपको नहीं याद होगा तो। पहला होता है हीलियम, फिर होता है नियोन, फिर होता है आर्गन, फिर होता है क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एक होता है यूयूओ, ये तो रेडियो एक्टिव में आ जाता है, यही टोटल होता है। यूयूओ को मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। कौन कौन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये है उदासीन गैस है। ठीक, उदासीन गैस इसी को कहा जाता है। इसको कौन सा वर्ग में रखा गया, समूह में रखा गया, 18वां नंबर समूह में रखा गया है। ठीक, ग्रुप 18 में रखा गया है, सबसे लास्ट में होता है इधर पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है। ठीक, इसको अलग समूह में रखा गया, क्यों, क्योंकि किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसके अंतिम कक्षा
परीक्षा में पूरा फुल 8 इलेक्ट्रॉन फुल होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हम बताए थे हर सेट में टोटल 16 प्रश्न होगा। ये 16वां नंबर सबसे लास्ट प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे समजातीय श्रेणी यानी कि होमोजीनियस सीरीज एक ऐसा यौगिक समूह है जिसके सभी यौगिक का सामान्य आणविक सूत्र होता है। सामान्य आणविक सूत्र होता है, जितना भी उसका यौगिक होगा ना सभी का आणविक सूत्र सामान्य होता है और वे समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसा समूह, यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसका आणविक सूत्र समान होता है और उनका रासायनिक गुण भी समान होता है। आणविक सूत्र और रासायनिक गुण समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। फिर से समझिए समजातीय श्रेणी क्या है। तो एक यौगिकों का ऐसा समूह जिसका रासायनिक गुण और आणविक सूत्र समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन का श्रृंखला देख लीजिए। एल्केन का जितना भी होगा ना एल्केन में, उसका सभी का जो सूत्र होता है आणविक सूत्र CnH2n+2 ही होगा। जैसे में CH4 C2H कितना हो जाएगा 6 C2H6, जितना भी एल्केन में होता है ना CH4 C2, अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे C2H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6। ठीक, C2H6 C3 रखेंगे तो हो जाएगा इधर 3 दूनी 6 6 2 8 C3H8 हो जाएगा। ये सब क्या है? एक समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी क्यों है? क्यों इसका सभी का रासायनिक गुण समान होगा और इसके बीच का अंतर होता है CH2 का अंतर। देखिए सभी के बीच में कितना का अंतर है? CH2 का अंतर है। C2 में से C गया था, एक C बच जाएगा और H6 में से H4 गया था C2H। सभी दोनों के बीच में कितना CH2 का अंतर है, यानी कि सभी का आणविक सूत्र क्या होगा? यही होगा CnH2n+2, यानी कि इसका आणविक सूत्र समान होता है और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। रासायनिक गुण समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। फिर से समझाते हैं समजातीय श्रेणी क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक श्रेणी में ढेर सारा तत्व रखा हुआ है। इस प्रकार से ढेर सारा क्या रखा हुआ है? यौगिक रखा हुआ है। इस प्रकार से क्या रखा है? ढेर सारा यौगिक एक श्रेणी में रखा हुआ है। तो इसको हम समजातीय श्रेणी कब कहेंगे? जब इस दोनों का बीच का अंतर होता है ना, वो समान होता है। CH2 का मतलब कुछ का भी अंतर हो, यानी कि इसका रासायनिक गुण, सभी का रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। सभी का रासायनिक गुण समान, यानी कि अगर रासायनिक गुण जैसे कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होता है, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2, इस प्रकार से, यानी कि इसका रासायनिक गुण कुछ भी हो, रासायनिक गुण समान होता है। सभी का रासायनिक गुण समान हो और सभी एक ही फार्मूला पे बेस्ड हो, एक फार्मूला पे ही सभी का बेस्ड हो, यानी कि इसका आणविक सूत्र समान हो, एक ही फार्मूला पे सभी बेस्ड हो। ठीक, इसको क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। जैसे एल्केन श्रृंखला हो गया, एल्कीन श्रृंखला हो गया, एल्काइन श्रृंखला हो गया, ये सभी श्रृंखला होता है ना, सब क्या होता है? समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आज का हमारा लेक्चर का यहीं पर द एंड होता है, खत्म होता है। टोटल 16 प्रश्न हम लोगों ने देखा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया। टोटल 16 में से आपको कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया है, आपको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको उसको बढ़िया से हम आपको बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक, प्रश्न जरूर बताइएगा कौन सा नहीं समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि सभी जो हमारा सीरीज़ का सभी क्वेश्चन आने वाला है सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, पूरा फिर से एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक, एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। हम कह रहे हैं ना डमरू सीरीज और संडे का संडे जो ऑब्जेक्टिव होता है, संडे का ऑब्जेक्टिव, और फिर अंत में हम लोग को 5 नंबर वाला सीरीज आएगा, उसको देख लीजिएगा ना, तो एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।